हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज रे ऑप्टिक्स के हेडिंग में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सब हेडिंग है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंडीशन फॉर विजन वो पहले पता होना चाहिए, तो हमें बात करने में आसानी हो जाएगी। कंडीशन फॉर विजन, राइट। तो लेट मी डिस्कस फर्स्ट कंडीशन फॉर विजन। कंडीशन फॉर, इसके लिए बेटे तीन कंडीशन की जरूरत पड़ती है। पहला, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट। दूसरा, द लाइट मस्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। मस्ट फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तीसरा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड कम बैक टू अवर आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड कम बैक। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती हो तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। यही रीजन है कि हमें अंधेरे में कोई चीज अगर नहीं दिखती है, उसके पीछे अगर लॉजिक अगर ढूंढना चाहें तो यही इसमें है कि फर्स्ट कंडीशन वहां पे नहीं है। इस तरीके से हम इस तीनों जो कंडीशन है अगर एक साथ होंगी तभी हमें नजर आएंगी कोई चीज। ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिफ्लेक्शन में जो है, रिफ्लेक्शन में लाइट शुड कम बैक टू आवर आई आफ्टर बाउंसिंग इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन में अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सपोज ये कोई एक सरफेस ले लेता हूं मैं। यस। अब इस पे अगर कोई एक लाइट फॉल करे अगर, ठीक है, कोई लाइट अगर फॉल करती है इसके ऊपर अगर ऐसे, राइट, और ये जो रे है, ध्यान से देखो, चलेगा पता भी। आई ओ इज द इंसिडेंट रे, ओ आर वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड ओ आर टू जो दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो गई है, मीडियम टू, और ये है मीडियम वन। मीडियम टू में जो लाइट चली गई है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और बाउंसिंग बैक के बाद जो लाइट चली गई है सेम मीडियम में, ओ आर में, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए कोई जरूरी है कि सरफेस बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। अगर सरफेस अनड्यूलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सरफेस ले लेते हैं बेटे, कैसा, इस तरीके से देखो, ऐसा कोई सरफेस, तो क्या इसके ऊपर अगर लाइट डालेंगे, ठीक है,
इसके ऊपर अगर लाइट डालेंगे क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी? ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि तीनों रे जो है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं रे को नंबर कर दूं 1 2 3, 1 का रिफ्लेक्टेड रे 1 डैश, इसका 2 डैश, इसका 3 डैश। ठीक है, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो प्लेन फेस पे नहीं होता। और जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होती है, तो अभी आपको दिखा दूं। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई रेड अगर डालें हम, ये देखो, ये 1 2 और ये 3, ये 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। पैरेलल बीम फॉल की थी 1 2 3, और पैरेलल बीम हमें मिली है रिफ्लेक्टेड में। इसे कहते हैं बेटा रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो चेंज ऑफ मीडियम हो गया, ठीक है, ये वाला जो जो इस डायग्राम में देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स, मिरर किसे कहते हैं? एक हाईली पॉलिश सरफेस को हम लोग मिरर कहते हैं। राइट, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस इज कॉल्ड एज, राइट। अब मिरर के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, ये देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया बेटा? कॉनकेव, जिसको मैं आगे से सीवी लिखा करूंगा। ये वाला प्लेन हो गया। ये जो मिरर है जिसमें इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, वो कॉन्वेक्स हो गया, जिसको मैं ऐसा लिखा करूंगा सी एक्स। एक ये मिरर हो गया बेटा, कौन सा, क्या नाम होगा इसका? पैराबोलिक मिरर। ठीक है, और एक होगा कॉम्प्लेक्स मिरर। कॉम्प्लेक्स मिरर जो होगा ना, उसमें दोनों होते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गए टाइप। पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद स्फेरिकल के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में, राइट। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये थिन प्लेन मिरर के लिए है, थिन प्लेन मिरर के लिए है, थिक के लिए नहीं, थिन प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं बेटा, ये कोई प्लेन मिरर है, राइट।
तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होती है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में जो ये वाला पार्ट है 1/f वाला पार्ट, ये 0 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -u, तो v आ जाएगा -u। इससे ये बात पता चल गया आपको कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्यों सेम होती है। ठीक है, चलिए इस बात को मैं डायग्राम पे दिखा दूं। ओ और आई से मेरा मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और इमेज से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, अगर ये x1 है और ये अगर x2 है, x1 और x2 इक्वल होंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। ये मैंने डिस्टेंस लिखा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होंगे। माइनस साइन सजेस्ट के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे। नेगेटिव साइन indicates that object and image are on opposite side। यही उसका मतलब हुआ माइनस साइन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइज के बारे में। साइज में जैसा कि आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो मिरर का होता है ना, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू -u लिखा हुआ है। तो माइनस पहले से है, यहाँ लगा दिया -u और यहाँ लगा लिया u, ये बन गया +1। +1 में जो प्लस साइन है, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया +1। तो जो प्लस है, प्लस साइन, मैग्निफिकेशन का प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन बता रहा है इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। और 1 क्या बता रहा, सेम साइज का होगा। ठीक है, ये तो निकल के आ गया प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते, उसके पीछे रीजन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अगर कोई प्लेन मिरर है, राइट, अगर कोई प्लेन मिरर है और ये जो मिरर है ये अभी रुकी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही है किस स्पीड से। ठीक है, मान लेते हैं ये v है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज होगा, जो इमेज होगा, ठीक है, वो दौड़ेगा इस तरीके से। ये क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/f कितनी होती है, 0। ये वाला पार्ट 0 होता है, जो लिख दिया मैंने। तो क्या आ गया बेटा, v का पावर -1 प्लस u का पावर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार, कितना आ जाएगा, -1 v का पावर -2 dv/dt प्लस -1 u का पावर -2 du/dt इज इक्वल टू 0। -1/v square velocity of the image du/dt is referred as velocity of the image। ठीक है, उसके बाद -1/u square velocity of the object that is equal to 0। ऑलराइट, नाउ अब क्या होगा बेटा, अब वो जगह देखो, -1/v square
velocity of the image is equal to -1 upon u square velocity of the object. ये प्लस हो गया उठा करके, तो velocity of image क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर velocity of the object. Now v इज इक्वल टू, यहाँ v की जगह पर हमने पुट कर दिया, कहां से पुट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आपको दिखा दूं, ऊपर था, दिखा होगा आपको, ठीक है ना. चलिए अब कितना आ जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0. ठीक है, ये क्या बता रहा है, माइनस साइन, दोनों दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट में चलेंगे. ठीक है ना, अंडरस्टूड दिस. ये तब की बात है जब वेलोसिटी मिरर कितनी है, 0. इसलिए अगर वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर निकालें तो क्या आएगा, यह आ जाएगा वी आई माइनस वी ओ. बट वी आई इज हाउ मच, ऑलराइट. ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हो गया आइडिया. ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मिरर भी अगर मिरर भी अगर मिरर भी चल रही होती, ठीक है, इस नए केस में ये देखो, मैंने मिरर को वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है. ये मिरर चल रही इधर को कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से. तो हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है. निकल आएगी, कैसे निकल के आएगी बेटा, देखो जो पिछला रिलेशन था ना, उसमें हम लोगों ने जो वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ था, वहां पे मिरर रेस्ट पे थी. अब मिरर मूविंग है, यहाँ पे खाली के लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, अब आप वेक्टर वेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसका मतलब खोल लीजिए, कितना आ जाएगा, वी आई माइनस वी एम, यहाँ आ जाएगा वी ओ माइनस वी एम. राइट, सबको हम लोगों ने वेक्टर के सेंस में लिखना है, लिख दिया. अब कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये देखो, वी आई इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा वी एम प्लस वी एम माइनस वी एम. ठीक है, इस तरीके से फाइनल हमें मिल गया. देखो कितना आ जाएगा, 2 VM माइनस वी एम. अगर हमें ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है निकाल सकते हैं. 2 VM, 2 VM में वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी बेटे, -2 i कैप, लेफ्ट जा रही है ना, और वीओ कितना है, 8 i कैप. कितना आ जाएगा ये, -12 i कैप. इस तरीके से हम आंसर निकाला करते हैं जब मिरर भी चल रहा होता है. ठीक, नाउ अब बात करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, राइट. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर. इसमें जब भी हम लोगों ने प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट डालते हैं, ठीक है, तो वो रे बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम आ जाती है. ये देखिए, यहाँ से हमने कोई रे डाला, ये ब्लैक वाला जो रे है, इसको हमने इंसिडेंट रे डाला. ठीक है बेटा, और ये जो ब्लू रे जो मैं बना रहा हूँ, ये अगर मान लीजिए
ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक इसमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये वाला एंगल को क्या कहते हैं? इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होता है? पहला लॉग क्या होता है लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन का? आई इज इक्वल टू आर। और दूसरा क्या होता है? ये आई ओ और ओ एन और ओ आर, ये सब के सब क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसमें डेविएशन कितना होगा। तो सोचो, अगर मिरर M1 M2 नहीं होता, अगर मिरर M1 M2 नहीं होता, तो ये जो ब्लैक वाली रे है, ठीक है, यानी आई ओ, वो तो कंटिन्यू कर जाती है ऐसे, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूड जो पाथ है, यहां से जो ब्लू वाला जो रे है, ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो देखो क्या होगा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा, ये होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है ना बेटे। बट आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर होता है, आर के जगह पे मैंने लिख दिया आई लिख दिया। इस तरीके से डिवीजन कितना आ गया? 180 माइनस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर deviation produced by a plane wave. If we talk about a graph, अगर ग्राफ के बारे में बात करें, तो ग्राफ कैसे दिखाई पड़ेगा इसका? अगर मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूं एंगल ऑफ डेविएशन, और x एक्सिस पे प्लॉट करूं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये वाला, ये कितना होगा एंगल? 90 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, इसमें बताओ, ये बताओ, इसमें ये जो एंगल आपको दिखाई पड़ रही है ना, एंगल आई ओ एम वन, देखें इसको, एंगल आई ओ एम वन, इसको क्या कहते हैं? इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल आई ओ एम वन को, जस्ट ए मिनट, वो रे मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, बना देता हूँ। ये जो एंगल है, एंगल आई ओ एम वन, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको? ग्लांसिंग एंगल। जी इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल जो होती है, वो मेरे ख्याल से 90 माइनस आई हो जाएगी। अब आप भी देख लीजिए स्क्रीन पे, देयरफॉर जी इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 माइनस आई, है ना बेटा। अच्छा, अब इस डेविएशन को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 90 माइनस एंगल आई, और 90 माइनस आई को हम लोग क्या लिखते हैं? इसलिए एक फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, where G stands for ग्लासिंग एंगल, ठीक है बेटे। ये तो हो गया प्लेन मिरर के बारे में आइडिया। अच्छा, प्लेन मिरर में जो होता है ना, एक लैटरल इन्वर्जन होती है, उसका भी आपको आइडिया थोड़ा बहुत आइडिया मैं देता हूँ। लैटरल इन्वर्जन, ये क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? टेल मी, लैटरल इन्वर्जन। चलो, लैटरल इन्वर्जन के बारे में सिंपल सी बात है केवल, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। इस अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं नंबर ऑफ मिरर्स के बारे में, नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बात करता हूँ। नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बात करता हूँ। सपोज करो कि 2 प्लेन मिरर हैं, ठीक है बेटे,
जो किसी एक गिवन एंगल पे पेस्टेड है। ये दो प्लेन मिरर है, इसको हमने ग्लू कर रखा है, पेस्ट कर रखा है, ठीक है, इसको पेस्ट कर रखा है हमने कोई एंगल थीटा पर, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा बाई, ठीक है, मिरर M1, मिरर M2। तो नंबर ऑफ इमेजेस का एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। यहाँ थीटा आपको पुट करनी है डिग्री में, ठीक है, थीटा पुट करनी है आपको डिग्री में पुट करनी है। तो जब ये n कैलकुलेट होगा थीटा को पुट करने के बाद, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकते हैं? वो आ सकता है ऑड नंबर, वो आ सकता है इवन नंबर, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, और वो कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है। जैसे ऑड वाला एग्जाम्पल के लिए देखो, लेट थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, एन का वैल्यू 5 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एन का वैल्यू 6 आ जाएगा। और थीटा ले लो तुम 50 डिग्री, एन तुम्हारा आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है। मैं इसीलिए बात कर रहा था ऑड इवन और फ्रैक्शन के बारे में। देखो, अगर ऑड नंबर आया, अगर ऑड नंबर आया, ठीक, तो जो एन का वैल्यू फाइनल जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे वो 5, इस एग्जांपल में है वो 5 ही होगा। लेकिन अगर इवन आया, ठीक है, अगर इवन आया, इवन वाले केस में देखो, ध्यान सुनना जरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इवन केस, फॉर इवन केस एन जो 6 आया है, वो फाइनली बताते समय क्या करते हैं, 6 - 1 कर देते हैं, 5 बताते हैं। ऐसा कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट का पोजिशन एंगल बाइसेक्ट होते हैं। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया? क्योंकि एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज कॉन्साइड कर जाएंगी, तो काउंट करते समय वो आपको नजर एक ही आएगा, ठीक। ये कब का बात हुआ? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? क्या कहा मैंने भी? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बोलो। जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे है, एंगल बाइसेक्टर पे है। एम एफ का वैल्यू 6 ही रहेगा अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। इसमें इसमें 1 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? इसमें क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इमेजेस कॉन्साइड नहीं करती। जहां तक बात फ्रैक्शन वाले की है, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में जो होल नंबर है, ये जो होल नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है 7, ये ऑड हो या इवन हो यही बताने हैं फाइनल। डिड यू गेट इट? ये आ गया नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में, ठीक है। चलो, अब बताता हूँ आपको मैं कुछ बातें जो, यस, अब ऐसा करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्फेरिकल मिरर दो टाइप की होती है, ठीक है ना। क्या क्या नाम बताया मैंने आपको? स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, कॉनकेव जिसको मैं क्या लिखा करूंगा, सीवी, और कॉन्वेक्स, ठीक है। इन दोनों के लिए एफ इज इक्वल टू R/2 जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूटली करेक्ट नहीं होता। एक्चुअल फॉर्मूला होता है बेटा R - R/2 कॉस आई। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो डायग्राम देखो तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो सिंपल सा चीज है, इसको बोलते हैं पोल, और एक कोई रे यहाँ पे ऐसे हिट किए,
ठीक है, और इसका कोई सेंटर भी होगा, सेंटर को हमने लिख दिया सी। सी को ए से ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगा ना, जो लाइन होगा, दिस लाइन विल एक्ट एज नॉर्मल, ठीक है, दिस लाइन विल एक्ट एज नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे है, आई ए इंसिडेंट रे है, इसलिए बाय डेफिनेशन इसको, इस एंगल को एंगल आई कहना होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे फोकस होगी, मान लो यहाँ पे फोकस हो गई, इसको इस रे का फोकल पॉइंट कहा जाएगा, ठीक। अगर कोई रे मैं दूसरा लूंगा, चेक करना प्लीज, सपोज कोई रे मैं दूसरा लूंगा, ये देखो मैंने दूसरा रे लिया जिसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बी पे है, ये वाला I1 था, ये वाला I2 है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा वो तो अलग हो जाएगा, ये एंगल होगा एंगल I2, है ना। तो ये एंगल जो I2 होगा ये कहीं और जाकर के रिफ्लेक्ट, ये होगा, कन्वर्ज होगा, ये F1, ये F2, यानी हर रे का अपना अपना अलग होता है। इसका डेरिवेशन भी होता है प्रॉपर, लेकिन देखो क्या है ना, अगर एंगल आई का वैल्यू बहुत कम लोगे, ध्यान से देखो, तो कोसाइन ऑफ आई का वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स 1। तो अगर आप इस फॉर्मूले में, इसको मैंने 2 लिखा है, एफ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आर बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा बेटा आर माइनस आर बाई 2, यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, जो हम सभी यूज किया करते हैं। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला माइन्यूटली फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रे। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत हाइट पे होती है उसको कहते हैं मार्जिनल रे। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 ये करेक्ट है किसके लिए, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज के लिए सही, ठीक है। समझ में आ गई, फाइन। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या, देखो वैसे तो हम लोग फॉर्मूले में यही यूज करते हैं, फिजिकल टू आर बाई 2 ही यूज करते हैं, लेकिन एक किसी ने इम्फेसिस दे के पूछा अगर कि क्या सचमुच एफ इजिकल टू आर बाई 2 होती है, फिर तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो नहीं होती है, क्या होती है, तो मैं कहूंगा आंसर एफ इजिकल टू आर बाई 2 नहीं होता, एफ इजिकल टू आर माइनस आर बाई 2 कॉस आई होती है, ठीक है। तो एफ इजिकल टू आर बाई 2 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एंगल आई का वैल्यू बहुत कम होता है, ये फॉर्मूला अपने आप एफ इजिकल टू आर बाई 2 में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफ इजिकल टू आर बाई 2 इज अ कंडीशनल टॉप, नॉट एन यूनिवर्सल वन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में। स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में, स्फेरिकल एब्रेशन क्या चीज है, ये रिलेटेड है उसी फॉर्मूले से जो तुमने अभी देखा कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर दोनों के लिए अगर मैं पैरेलल बीम दूंगा, ठीक है, अगर मैं पैरेलल बीम दूंगा, बहुत सारे अगर पैरेलल बीम दूंगा मैं, तो क्या ये सभी रे एक जगह पे कन्वर्ज होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि सबका फोकल पॉइंट अलग अलग होता है ना। तो मैंने एक रे डाला अभी, यहाँ पे डाला, ठीक है बेटे, एक और ले लेता हूँ, ले लिया हमने, 3 ले लिया। क्या ये तीनों रे एक ही जगह पे कन्वर्ज होंगी, नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि सबका फोकल पॉइंट अलग अलग होगा। फोकल पॉइंट सबका अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि सबका एंगल आई सबका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा आया, ये कहीं मान लो ऐसा आ गया, ये कहीं ऐसा आ गया, ठीक है, तो सबका अलग अलग होगा। तो ये इनएबिलिटी जो होती है ना, ये इनएबिलिटी है, ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर की ये इनएबिलिटी कि ऑल पैरेलल रेज को वो एक ही जगह पे कन्वर्ज ना करा पाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द मिरर। स्फेरिकल एब्रेशन इज नथिंग बट अ डिफेक्ट ऑफ मिरर which is linked to that if parallel beam are allowed to fall upon the plane allowed to fall upon the convex mirror or concave mirror, it does not converge all the parallel rays to a single point. This is called as spherical aberration. Fine. चलिए अब बात मैं करूंगा मिरर फॉर्मूला के बारे में। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/r, और मैं मान के चल रहा हूं कि f इज इक्वल टू r/2 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2/r, क्योंकि मैंने सारी रे ऑप्टिक्स किसके लिए यूज करनी है, मार्जिनल रेज के लिए कि पैरेक्सल रेज के लिए, पैरेक्सल रेज के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूले के बारे में। नाउ ये जो v जो होती है ये कहां से मेजर की जाती है, फ्रॉम पोल। ईच डिस्टेंस वी मेजर फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन में यही यही बताया गया है, फ्रॉम पोल, और ये भी फ्रॉम पोल, इनफैक्ट ये भी फ्रॉम पोल। ठीक, मतलब साइन कन्वेंशन में क्या बताया गया है, साइन कन्वेंशन में इधर देखो, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने कोई रे ऐसा लिया हुआ है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस होंगे, इस डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस होंगे उसको मार्क करेंगे पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जो जितने डिस्टेंस होंगे उसको मार्क करेंगे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका फोकस यहाँ है, सेंटर यहाँ है, ठीक, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पी से, तो क्या लिखेंगे, पी ओ, पी एफ, पी सी, ये सभी होंगे नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस नीचे वाले के अकॉर्डिंग है, और पी आई ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक केस और देख लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोकस है बेटा, यहाँ सेंटर है, यहाँ मान लो इमेज। ऑब्जेक्ट जाएगा लाइट से, ये जो यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट से निकल करके लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ओ नेगेटिव, पी आई पॉजिटिव, पी एफ पॉजिटिव, पी सी पॉजिटिव। ठीक, चलो अब बताता हूं मैं आपको एक बात और, न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स, न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंस को, सपोज करो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, ठीक है, तो ऐसा ले लेते हैं, ये वाला मान लो बेटा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहाँ फोकस है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से नहीं मान करके आप फोकस से लीजिए, कितनी है, मान लीजिए एक्स है, ठीक, और इमेज का डिस्टेंस, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं आई, और इसको यहाँ
नीचे लिखता हूँ, ये डिस्टेंस तो कट है, फोकस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, y। तो न्यूटन फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। मतलब यहाँ पे x क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल से नहीं माप कर करके फोकस से मापे अगर, एंड सपोज दैट बी इक्वल टू x, और इमेज डिस्टेंस को जो पोल से मेजर की जानी चाहिए थी, अगर आपने उसको पोल से मेजर नहीं करके फोकस से मेजर किया और वो y है, ऐसे कंडीशन में x और y हमेशा एफ स्क्वायर के बराबर होंगे। और यही रीजन है कि इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट, ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। ये है सपोज एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम फोकस। और यहाँ क्या प्लॉट किया हुआ है इस पर, इमेज डिस्टेंस, ये कहाँ से होनी चाहिए, ये भी कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम फोकस। तो ये ग्राफ ऐसा है, राइट, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। फाइन, चलिए अब इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है ना, मैं उसके बारे में आपको एग्जॉस्टिव चीजें एक साथ बताता हूँ एक साथ, ठीक है, देखिए इमेज डिस्क्रिप्शन, देखो जो भी इमेज बनती है ना, वो आप देखोगे अगर कि जो प्रॉपर्टी प्लेन के पास है वो किसी के पास नहीं है, जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो मैं इसका एक सीधा सा एग्जांपल इस इस डिस्क्रिप्शन पे आपको देना चाहता हूं कि वर्चुअल इमेज के बारे में अगर आप सोचें अगर, ठीक है, ध्यान से देखो जरा इसको, वर्चुअल इमेज में बिग, ये कॉनकेव के पास है, कहीं पे भी क्लैशिंग नहीं होगी। कॉनकेव में, वर्चुअल इमेज में स्मॉल, ये कॉन्वेक्स मिरर के पास है। ऑल राइट, अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स सेम साइज, ये किसके पास है, ये प्लेन मिरर के पास। देखो कहीं पे भी कोई कॉन्साइडिंग नहीं हुई ना, मतलब कहीं पे भी कोई झगड़ा नहीं हो रहा, ये प्रॉपर्टी उसके पास भी है, इसके प्रॉपर्टी इसके पास भी है, ठीक है। इसको मैं टेबल फॉर्म में डाल देता हूँ, राइट। वर्चुअल इमेज, ऐसी ही एक टेबल रियल की भी होगी, वो भी देख लेते हैं, रियल इमेज की। रियल इमेज में कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, कारण कोई कंफ्यूजन क्यों नहीं है, क्योंकि रियल इमेज और कोई दे ही नहीं सकता, सिर्फ कौन देता है,
सिर्फ कौन देता है? केवल और केवल, केवल और केवल कॉनकेव। तो देर इज नो कंफ्यूजन। अगर हम लोग बात करें रियल इमेज के बारे में, ठीक है, स्मॉल, बिग, सेम साइज, ये सभी तीनों के तीनों, और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ कौन देता है? कॉनकेव। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना, तो जरा ध्यान रखना। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स के बारे में, ध्यान सुनना। कॉन्वेक्स मिरर स्पेसिफिसिटी। कॉन्वेक्स मिरर में एक फैक्ट ये है कि V का वैल्यू, V मतलब इमेज डिस्टेंस, हमेशा, ठीक है, फोकल लेंथ के अंदर होगा। ठीक, अगर आपने अगर आपने U को इन्फिनिटी लिया तो ही V कितना आएगा? फोकल लेंथ के बराबर। ऑल राइट, अदरवाइज फॉर ऑल केसेस V इज ऑलवेज लेस देन 1। इमेज हमेशा स्मॉल, डिस्कशन अबाउट कॉम्प्लेक्स मिरर स्पेसिफिटीज इज ओवर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, कौन सा बेटा? ये वाला, V इज ऑलवेज लेस देन, उसके बाद, उसके बाद, राइट। चलिए अब बताते हैं आपको मैग्निफिकेशन। M इज इक्वल टू होती है माइनस ऑफ V बाई यू, है ना। तो अगर मिरर फॉर्मूले में आपने अगर इसको ऐसा लिखा और इसको आपने थ्रू आउट अगर पहले V से मल्टीप्लाई कर दी, V से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1 प्लस V बाई यू इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। नाउ 1 माइनस V बाई एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई यू। इस माइनस ऑफ V बाई यू को हम लोग क्या लिख पाएंगे? M लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें आपने साइन कन्वेंशन अभी यूज करने हैं, V का भी और F का भी। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड F ये भी मिल गई। ठीक, और देखिए अगर आपने अगर आपने ये वाला फॉर्मूला देखा, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, पूरे को U से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो U बाई V आ गया, प्लस 1 आ गया, U बाई F आ गया, है ना बेटा। ठीक है, अच्छा ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ U बाई V इज इक्वल टू 1 माइनस U बाई F। ठीक, ये कितना आ गया? F माइनस कितना आ गया? माइनस ऑफ V बाई यू इज इक्वल टू F डिवाइड बाई, तो इक्वल टू लिख देता हूँ, F डिवाइड बाई F माइनस यू आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको M कहते हैं। ये आ गया M इज इक्वल टू F डिवाइड बाई F माइनस यू। Important is when you will use this formula, you will use the sign convention.
राइट। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्नेल्स लॉ। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, जिसको मैं डी लिख रहा हूं, में ट्रेवल करता है, तो रे कहां मुड़ जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। पॉइंट नंबर 2, डेंसर टू रेयर जाने पे, ठीक है, ये मुड़ जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। राइट। नाउ जो स्नेल्स लॉ है, वो जब ध्यान से देखो, सपोज करो ये वो सेपरेटिंग मीडिया है जहां पे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर का कितना बेटा? μ1, और ये मान लेते हैं μ2 है। सपोज μ2 बड़ा है μ1 से, तो रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर में। ये हो गया इसका नॉर्मल, रे मुड़ जाएगा इधर को। ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज ए कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट भी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, mu of the light in mu of the medium in which it goes divided by mu of the medium from where it comes, goes by comes। तो बताओ, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ए बी सरफेस में लाइट कहां से आ रही थी? उसका इफेक्ट कितना है? μ1। और किस में गई? 2 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? μ2 बाई μ1। सिंपल सी बात है, गोज बाई कम्स लगाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये भी देख चाहता था। सपोज को रे से जा रही है, ठीक है बेटे, ये नॉर्मल है। ठीक, सपोज ये μ4 है और ये μ3 है, और μ3 का वैल्यू लेसर है μ4 से, तो रेट करिए कहां से कहां? डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल विल बी दिस। यहाँ पे ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। यहाँ क्या लिखेंगे? अगेन साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर गोज बाई कम्स। लाइट गई है तीसरे वाले में, आई थी फोर्थ से। ऑलराइट, ठीक है, ये तो आ गया मिस्टर लॉ। अब अगर हम लोग म्यू की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसको अगर देखें तो क्या होता है, देखो जरा। म्यू इज इक्वल टू होती है सी बाई वी। यहाँ पे सी क्या है? सी है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और वी क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। राइट। अच्छा, ये होती है साइन आई अपॉन साइन आर। तो स्नेल्स लॉ हो गया। फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना ध्यान से, ये हमने क्या लिखा है? एफ क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, ड्यूरिंग चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसलिए क्या लिखा जाएगा उसको? वेवलेंथ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी।
यहाँ पे सी क्या है, सी क्रिटिकल एंगल है, ठीक। तो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ म्यू। ऑल राइट, ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं। ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं। सपोज करो एक कोई हमने स्लैब कंसिडर कर लिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब होनी चाहिए। ये कोई स्लैब है बेटा, ठीक है। अब स्लैब में हमने कोई रे डाला, इसमें एक सरफेस है ए बी और दूसरा सरफेस है सी डी। दोनों रिफ्रैक्शन में लूंगा पैरेलल फेस से। किससे लूंगा? पैरेलल फेस से, एडजेसेंट फेस से नहीं लेना, ठीक। तो मैंने एक रे डाला ऐसे, तो जाना था ऐसे, एक नॉर्मल होगा यहाँ पे, ये बाहर एयर है और सपोज ये ग्लास है। ये रे मुड़ गई, ठीक। फिर यहाँ भी एक नॉर्मल आएगा बेटा, और फाइनली रे निकल के आ रही है बाहर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है टी, थिकनेस ऑफ स्लैब, और इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होता है? टी टेक आर साइन आई माइनस आर। टी सेक आर साइन आई माइनस आर। ये एंगल आई है, ये एंगल आर, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये एंगल भी आर हो जाएगा और ये एंगल आई होगा। रेज पैरेलल तभी निकलती हैं जब फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स कॉमन हो। दिस डिस्टेंस एक्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। फाइन। और इसको मेजर कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले से? ये रहा वो फॉर्मूला, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। गॉट इट? फाइन। सपोज करो स्लैब में ही एक केस और ले लो, अगर एक स्लैब का और केस लेते हैं। सपोज करते हैं कि कोई एक रे यहाँ से स्लैब के ऊपर फॉल की, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। देखो रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर होना कोई जरूरी नहीं है ना, रिफ्लेक्ट तो कहीं से हो सकती है। और ये नॉर्मल है, इसको जाना था ऐसे। अब फाइनली जा रही है रे कैसे? सपोज जा रही है ऐसे, ठीक है। ओ आर वन और ये है ओ आर टू और ये है ये इंसिडेंट रे। सिंस ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसका नाम आई ही होगा, एंगल का नाम, और ये वाला आर। इफ ओ आर वन अगर परपेंडिकुलर है किसके? ओ आर टू के, तो tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज म्यू स्लैब के बराबर होगा।
बाहर एयर लिया मैंने, tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इसके बराबर होगा, बताओ, हमेशा म्यू स्लैब के बराबर होगा। इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो, कैसे आ गया बताता हूँ मैं। देखो, ये जो एंगल आई है, अगर ये एंगल 90 डिग्री ले, लिखा है ना, इफ ओ आर वन है ओ आर टू के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो सपोज अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है बेटा, एंगल आई प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। देयर फोर एंगल आई प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो आर कितना आ गया, 90 माइनस आई। अब लगा लो तुम स्नेस लॉ, लगा लो आप स्नेस लॉ। साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू स्लैब डिवाइड बाय 1। बट आर का वैल्यू कितना बेटा, 90 माइनस आई है, ठीक है। तो क्या करें, साइन आई डिवाइड बाय 90 माइनस आई इज इक्वल टू म्यू स्लैब, ये अपने आप हो गई। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ऑल राइट। अब एक टर्म होती है क्रिटिकल एंगल, वो भी समझ लें। जब कोई रे ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर में, ठीक है, कोई रे अगर ट्रेवल करती हो डेंसर से रेयर में, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ऐसे में अगर एंगल, सपोज करो ये एंगल इतनी है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ना बेटे, रिफ्रैक्टेड रे वो सरफेस को छूता हुआ निकल जाएगा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो ऐसे में अगर आप लगाओगे जो स्नेल्स लॉ, ठीक है, कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, आर तो 90 हो गया, इज इक्वल टू गोज बाई कम्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ आई डिवाइड बाई 1। इसी एंगल आई को हम लोग सी कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। लेकिन इसके रे कहाँ से ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयर, बिल्कुल ठीक। अब इसमें एक चीज और समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कब होता है, जब रे ट्रेवल करता है कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयर। और क्या होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम लोग बड़ा रखें किससे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी डेंसर मीडियम में ही ट्रांसफर हो जाती है। डायग्राम की हेल्प से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल से मान लो बड़ा है अगर, ठीक है, ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ये सारा एनर्जी लाइट का यहाँ आ जाएगा, मतलब ऊपर कोई पार्ट लाइट नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं टोटल कहते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो जाना चाहिए कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर, और दूसरा कहाँ जाना चाहिए, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और म्यू, इसके बारे में बताता हूँ, नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। नॉर्मल शिफ्ट, सपोज करो कोई एक ट्रांसपेरेंट
कंटेनर है, इसमें वाटर या और कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ऑलराइट, इसके अंदर ऐसा है अगर, और इस कंटेनर के बेस पे, कहाँ पे, बेस पे एक कोई मान लो कलर डॉट है, तो ये कलर डॉट रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ये डॉट हमें यहां दिखता है। कहाँ दिखता है, कहीं ये मान लो यहां दिखता है। मतलब ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैंने बोला है कलर्ड डॉट। ये अपीयर होती है मेरे को कि ये रेज हो गई है, यहां पर दिखाई पड़ती है मेरे को बाहर से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ। और ये जो डिस्टेंस है डी कैपिटल वाला, इसे क्या कहते हैं, रियल डेप्थ। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला ओ आई, इसे क्या कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट। यहाँ पे म्यू का मतलब है म्यू ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग। फाइन। अगर आपने इस फॉर्मूले को अगर यूज किया तो क्या निकल के आएगा, रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट क्या है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो अगर इसको यूज करें तो क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ माइनस, इसको लिख लो बिल्कुल ठीक। ये क्या आ जाएगा बेटा, रियल डेप्थ वन माइनस वन अपॉन, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलो, आज बेटा इस वीडियो में आपने जाना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें, ठीक है। अगले वीडियो में आप लेकर आऊंगा इससे, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।